भारत का पूर्वोत्तर क्षेत्र 8 राज्यों से मिलकर बना है। पूर्वोत्तर राज्यों का क्षेत्रफल भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 8% है और 2011 की जनगणना के अनुसार इस क्षेत्र की आबादी भारत की कुल जनसंख्या का 3.78% है। पूर्वोत्तर भारत के राज्य प्राकृतिक संसाधनों के मामले में बेहद संपन्न हैं। देश का ये हिस्सा सबसे घने वन्य क्षेत्रों में से एक है। साक्षरता, समाज में महिलाओं की भागीदारी के मामले में भी पूर्वोत्तर के राज्यों का प्रदर्शन देश के अन्य राज्यों की तुलना में बेहतर रहा है। केंद्र सरकार द्वारा एक्ट ईस्ट नीति के तहत वाणिज्य, संस्कृति और संपर्क को मजबूत करने पर विशेष बल दिया जा रहा है। पूर्वोत्तर भारत का सबसे बड़ा राज्य असम है। करीमगंज और हैलाकांडी दक्षिणी असम के 2 प्रमुख जिले हैं और करीमगंज लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। भौगोलिक दृष्टि से करीमगंज चाय बागानों, तालाबों और नदियों का क्षेत्र है। करीमगंज लोकसभा क्षेत्र में काफी संख्या में चाय बागान हैं, जहां लाखों की संख्या में चाय मजदूर काम करते हैं और प्रसिद्ध असम की चाय हमारे और आपके प्याले तक पहुंचाते हैं। तो आपके सांसद की इस कड़ी में हम आपको लिए चलते हैं असम के करीमगंज लोकसभा क्षेत्र में, मिलते हैं यहाँ के स्थानीय सांसद से और पड़ताल करते हैं इस क्षेत्र में हुए विकास की और यहाँ के नागरिकों की ख्वाहिशों की। আমি কৃপানাথ মালা লোকসভার সদস্য নির্বাচিত হইয়া ঈশ্বরের নামে শপথ করিতেছি যে আমি বিধি দ্বারা প্রতিষ্ঠিত ভারতের সংবিধানের প্রতি প্রকৃত বিশ্বাস ও আনুগত্য পোষণ করিব। आपके सांसद के इस कड़ी में हम हैं करीमगंज लोकसभा क्षेत्र में और हमारे साथ करीमगंज लोकसभा क्षेत्र की बात करने के लिए मौजूद है करीमगंज के सांसद कृपानाथ मल्ला। सर, आपका कार्यक्रम में स्वागत है। धन्यवाद। कृपानाथ मल्ला जी, इस क्षेत्र के एक जाना पहचाना नाम है। आप पहले 3 बार विधायक रह चुके हैं और असम विधानसभा में आप उपाध्यक्ष भी रह चुके हैं, तो विधायी कामकाज का एक अच्छा खासा अनुभव इनको अपने राजनीतिक जीवन में है। साथ में जिस पृष्ठभूमि से ये आए हैं वो भी अपने आप में काफ़ी चुनौतीपूर्ण और प्रेरणादायी है। आप इन चाय बागानों से निकलकर राजनीति के इतने सबसे बड़े मंदिर तक पहुँचे हैं। कृपानाथ जी, आप चाय बागान से आज देश की सबसे बड़ी लोकतंत्र के मंदिर लोकसभा में है, इस सफ़र के बारे में हमें बताएं। देखिए जी, मैं चाय बागान में ही हूँ। आज भी मेरा घर चाय बागान में ही है, इसी विद्यानगर चाय बागान में, और जन्म यहीं पे लिया, पढ़ाई लिखाई यहीं पे हुआ। तो मेरे पिताजी टीचर थे, यहीं पर टीचर थे। मेरे दादाजी बागान में काम करते थे। इसके बाद पहली बार मैं यहाँ पे 2001 में जीपी का इलेक्शन होता है, पंचायत इलेक्शन। तो सबने बोला कि पंचायत में आप एक बार प्रेसिडेंट में लड़िए। तो सबने बोला, तो मैं बोला ठीक है, आप लोग बोलते हैं तो चलिए। तो मेरा शुरुआत इसी जीपी से हुआ, विद्यानगर जीपी से। ये विद्यानगर जीपी का मैं सभापति था, प्रेसिडेंट था, मेरे गांव पंचायत के, जो मुखिया बोलते हैं। फिर 2003 में हुआ क्या कि हमारे जो यहाँ का विधायक थे वो 2001 में वो जीते थे, 2003 में वो हार्ट अटैक से एक्सपायर कर दिए। तो यहाँ पे बाई इलेक्शन हुआ, तो बाई इलेक्शन में मुझे टिकट मिला पहली बार 2003 में। तो मैं विधायक बना यहाँ का। फिर 2003 में विधायक बना, 6 तक चला। 6 से 11 फिर गैप हो गया, थोड़ा टिकट का गड़बड़ी हुआ, तो मैं भी निर्दल इंडिपेंडेंट नहीं लड़ा। फिर 11 में मुझे फिर से टिकट मिला, तो 11 में मैं फिर विधायक बना यहीं से, राताबाड़ी से, और ज़्यादा वोट से। फिर 11 के बाद 16 में हम लोग बीजेपी ज्वाइन किए। आप लोगों को पता है, इसके पहले मैं कांग्रेस में था। 16 में बीजेपी ज्वाइन किए और फिर 16 में बीजेपी से टिकट मिला मुझे विधायक का, यहीं से, राताबाड़ी से। फिर मैं और ज़्यादा वोटों से जीता और जीत के मैं विधायक बना। इसके बाद डिप्टी स्पीकर बना। डिप्टी स्पीकर रहते रहते 19 में फिर एमपी का इलेक्शन आया, तो वहाँ मुझे फिर बीजेपी के एमपी लड़ने का मुझे चांस मिला करीमगंज से, और 19 में मैं करीमगंज से फिर एमपी बन के आज तक मैं काम कर रहा हूँ। करीमगंज जिले में बड़ी संख्या में चाय बागान मौजूद हैं और यहाँ के लाखों लोगों के जीवन यापन का ये प्रमुख स्रोत है। हमने करीमगंज लोकसभा क्षेत्र में मौजूद
चाय बागान जाकर मजदूरों से केंद्र सरकार की योजनाओं से उनकी जिंदगी में आए बदलाव के विषय में जाना। आपके सांसद के इस कड़ी में करीमगंज लोकसभा क्षेत्र के तहत मैं आ गया हूं विद्यानगर टी स्टेट। मैं आपको बताना चाहूंगा करीमगंज लोकसभा क्षेत्र में करीब सैकड़ों की संख्या में चाय बागान है, जिसमें लाखों मजदूर काम करते हैं और उन मजदूरों की अपनी ही एक कहानी है। और यहाँ के सांसद कृपानाथ मल्ला भी इसी चाय बागान की कम्युनिटी से आते हैं और यहाँ से वो 3 बार विधायक बने और फिर अब इसी क्षेत्र से लोकसभा सांसद भी है। इस चाय बागान में कुछ महिला मजदूर मेरे सामने यहाँ पर मौजूद हैं। हम बागान में जब घूम रहे थे, आप बताइए, आपके सांसद कृपानाथ मल्ला आपके ही बीच से आज लोकसभा पहुँचे हैं, कैसा लगता है? अच्छा लगता है। तो काम करते हैं आपके बीच में? हाँ, काम करते हैं। क्या क्या किया है? बहुत रास्ता घाट बना दिया, और हमारा रास्ता घाट बना दिया और दुर्गा मंडप बना दिया, बाजार बना दिया, सब तो काम ठीक करता है। आप बताइए। नहीं, बहुत अच्छा हमनी के बा, रास्ता घाट, घर द्वार, सप्लाई पानी नहीं, घर द्वार, लेकिन सबका थोड़ा से ढेर से सुविधा बा हमनी के। अब बहुत कुछ हमनी के माने तंग कमजोराई बा, वो अभी बता मन कुल का क्लियर कर दिया। घर बना है? घर बनल बा। करीमगंज लोकसभा में 2 जिले आते हैं, करीमगंज और हाइलाकांडी। ये दोनों जिले अपने चाय बागानों के लिए बहुत प्रसिद्ध हैं। तकरीबन 100 से ज़्यादा की संख्या में यहाँ चाय बागान है, जिसमें हज़ारों लाखों चाय मजदूर काम करते हैं। और ऐसे में कृपानाथ मल्ला, जिनका बैकग्राउंड भी पहले इसी चाय बागान से जुड़ा रहा है और यहाँ से निकलकर वो इतने बड़े पायदान पर पहुँचे हैं। कृपानाथ जी, आप चूँकि इन्हीं लोगों के बीच के हैं और रहते भी इन्हीं के बीच में हैं, तो क्या चाय बागान मजदूरों के लिए आपने जब विधायक थे तब, या आप उपाध्यक्ष थे तब, या अब जब लोकसभा में आप मेंबर हैं, इनकी आवाज़ को बुलंद कर रहे हैं? जी हाँ, मैं टी गार्डन बागान में ही रहता हूँ। बागान में तो मैं छोटे से ही इसमें रहा, तो एक्चुअली जो बागान श्रमिक है उन लोगों का क्या क्या प्रॉब्लम होता है, इसको मैं बहुत मतलब नज़दीक से देखा हूँ कि मैं भी वही का हूँ। पहले क्या होता था, आवास ही नहीं था। ये किसी हालत में सन जो पहले मिलता सन ग्रास बोलते थे, उससे बना के किसी हालत में रहते थे, बम्बू उम्बू का घर। तो अभी प्रधानमंत्री आवास योजना जब से आया तो हम लोग ट्राई करके सब, जैसे सबका अभी 100% नहीं हुआ है, लेकिन 90% हमारे चाय बागान के आदमी जो श्रमिक हैं, इनका घर प्रधानमंत्री आवास का बन चुका है। और सबके घर में इलेक्ट्रिसिटी का कनेक्शन दिया गया। पहले इलेक्ट्रिसिटी नहीं था, बागान के आदमी वो कनेक्शन ले भी नहीं सकते थे। 7-8 हज़ार रुपया उसका ये सिक्योरिटी जमा करना पड़ता था। तो अभी मोदी जी आए, मोदी जी उसको फ्री कर दिए, फ्री कनेक्शन। तो फ्री कनेक्शन होने से हुआ क्या कि अब पैसा नहीं लगता, आदमी को कनेक्शन मिलता है। तो हमने इन लोगों को लेकर गया, जाके उन लोगों को सबका कनेक्शन करवाया। और सबसे बड़ी बात है यहाँ कि पानी का, पीने का जो पानी है वो बहुत गंदा पानी पीते थे, जिससे बहुत रोगें होती थी। तो मोदी जी को मैं धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने पाइप का, नल का जल सबके घर में व्यवस्था किए। आप लोग देख ही रहे, यहीं पे एक है, ये देखिए पीछे, ये जल जीवन मिशन से बना है पानी का प्लांट। और यहाँ से हमारे बागान का सभी श्रमिकों के घर घर में नल से पानी जाता है, फ्रेश वाटर उनको मिलता है और वो पीते हैं। अब बहुत आदमी का ये कम गया है, रोग कम गया है, ये फैसिलिटी मिला है। और है आपका रेशन कार्ड, पहले बहुत कम आदमियों का रेशन कार्ड होता था, तो ये चावल वावल जो मिलता है ये सब नहीं मिलता था सबको। तो अभी मोदी जी को धन्यवाद देना है कि सबके घर में अभी कम से कम रेशन मिल रहा है। और रेशन मिल रहा है इन लोगों का, ये जो अभी श्रमिक जो है ये काम करते हैं, लोगों को वेजेस कम मिलता था। तो असम गवर्नमेंट को धन्यवाद दूंगा, अभी वेजेस थोड़ा बढ़ाया है, उससे उन लोगों को थोड़ा फायदा भी हो। सांसद कृपानाथ मल्लाह स्वयं चाय बागान समुदाय से ताल्लुक रखते हैं, इसलिए श्रमिकों की शिक्षा के लिए काफी प्रयास कर रहे हैं। लेकिन चाय बागानों के श्रमिकों के सामाजिक कल्याण के लिए और बेहतर योजनाएं बने, इनका शिक्षा का उत्थान हो, इसको लेकर क्या आपने केंद्र सरकार का ध्यान आकर्षण किया है? मैं ध्यान आकर्षण किया हूँ। यहाँ पे देखिए अभी जितना स्कूल है, यहाँ पे LP स्कूल, प्राइमरी स्कूल है, उसके बाद ME हाई स्कूल है असम गवर्नमेंट का। मैं एक प्रपोजल दिया हूँ कि करीमगंज और एक हाइलाकांडी में सेंट्रल स्कूल बनाने के लिए। तो सेंट्रल स्कूल बन जाएगा तो बागान चाय बागान के लड़कों को वहाँ आराम से पढ़ा सकते हैं, सेंट्रल CBSE कोर्स। इसके लिए मैं ट्राई कर रहा हूँ कि 2 कम से कम सेंट्रल स्कूल आ जाए। तो लगता है हो जाएगा, एक हाइलाकांडी में, एक करीमगंज में।
करने वाला हूँ सेंट्रल स्कूल बच्चों को पढ़ने के लिए। करीमगंज लोकसभा क्षेत्र में 8 विधानसभा सीट हैं। रतबारी, पथारकंडी, करीमगंज उत्तर, करीमगंज दक्षिण, बदरपुर, हैलाकांडी, कटलीचर और अलगापुर। कृपानाथ मल्लाह 17वीं लोकसभा में पहली बार जीतकर सांसद बने हैं। करीमगंज संसदीय क्षेत्र में विकास कार्यों को लेकर काफी चुनौतियां हैं और हमने ग्राउंड जीरो पर जाकर समस्याओं को जाना। करीमगंज लोकसभा इस क्षेत्र में बहुसंख्यक आबादी जो है वो मुस्लिम समुदाय की है और जो कि शैक्षिक और आर्थिक तौर पर पिछड़ेपन के शिकार है। लेकिन बीते दिनों भारत सरकार द्वारा कई योजनाएं यहाँ के लोगों के आर्थिक और शैक्षिक उत्थान के लिए की गई थी, सामाजिक कल्याणकारी योजनाएं भी चलाई गई थी। हम अपने इस क्रम में एक ग्रामीण इलाके में हैं और हमने यहाँ देखा किस तरह से प्रधानमंत्री आवास योजना, स्वच्छ भारत अभियान और जो जल जीवन मिशन है उसका क्रियान्वयन किया जा रहा है। हम यहाँ कुछ लोगों से बात करते हैं कि किस तरह वो योजनाएं इनके गाँव में काम कर रही हैं। सर, आपका नाम? बिलाल जी, हमें ये बताइए कि आपके गाँव में सरकार द्वारा योजनाएं आ रही हैं? आ रहे सर। आवास योजना के तहत घर मिला है? हाँ, मिला है, वो भी मिल रहा है सबको। आप ये बताइए कि जो सरकार की योजना है, स्कीम्स है, वो आपको मिल रहा है? हाँ, मिल रहा है। क्या क्या मिला है? चावल भी मिल रहा है, घर मिल रहा है, सब कुछ मिल रहा है। हम लोग के लिए बहुत सुविधा हो रहा है। ये जो दे रहा है एमपी साहब हम लोग के लिए बहुत सुविधा हो रहा है। तो ये एमपी साहब हम लोग का यही कहना है, ये जो रास्ता है हम लोग का कॉर्पोरेशन जाने का रास्ता है ना, ये हम लोग का पका होने से तो रेलवे से यहाँ तक हम लोग का पका हो जाएगा तो हम लोग के लिए अच्छा हो जाएगा। चाय बागानों में काम करने के लिए सैकड़ों साल पहले मजदूरों को अलग अलग राज्यों से अंग्रेज़ों द्वारा लाया गया था और सभी यहाँ रोज़गार की तलाश में ही रोज़गार के लिए ही आए थे। अब चूंकि स्थिति बदल चुकी है, ना अंग्रेज़ रहे, अब तो सत्ता अपने हाथ में है। ऐसे में रोज़गार के लिए और यहाँ के किसानों के लिए आप कौन कौन से कदम उठा रहे हैं? क्योंकि पहले आप विधायक भी रहे हैं और अब लोकसभा में भी हैं, तो कुछ ऐसे कदम हमें बताएं जो आपने इनके कल्याण के लिए किए हैं। जी हाँ, देखिए, ये तो यहाँ पे बहुत सालों से ब्रिटिश टाइम से हैं और चाय बागान में काम जो करते हैं ये किसी हालत में चलता है ज़िंदगी, मतलब अच्छा से नहीं चल सकते हैं। तो इसके लिए ये बच्चों को जो पहले बोला कि पढ़ाई करना चाहिए, तो बच्चों को हम लोग पढ़ाना शुरू किए हैं। अभी बच्चे आपका प्रिलिमिनरी, एमई, हाई, अभी मैं बोला कॉलेज के लिए कॉलेज बन रहा है। तो बच्चे पढ़ते हैं तो हम लोग इनको रोज़गार देने का भी व्यवस्था करेंगे जी। तो हमारा यहाँ एक सबसे बड़ा वाटर बॉडी है जी, सोन बिल उसको बोलते हैं, बिल ही बोलते हैं। वो एशिया का सेकेंड लार्जेस्ट है, उसमें बहुत स्कोप है टूरिज़्म का, तो इस पर हम काम कर रहे हैं। मैं दिल्ली पार्लियामेंट में बोला था और लिख के भी दिया था, वो लोग बोले असम गवर्नमेंट से एक प्रपोजल लेकर आइए टूरिज्म से, तो इसका प्रपोजल हम असम गवर्नमेंट को दे दिए, यहाँ पे बन रहा है। ये इसको हम दिल्ली लेके जाएंगे और दिल्ली से टूरिज्म से सेंक्शन होगा। स्किल इंडिया के तहत और भी कार्यक्रम यहाँ चलाए जाए, इसके लिए भारत सरकार या संसद में आप आवाज़ उठा रहे हैं? हाँ, मैं उठा रहा हूँ इसके लिए, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ ना, बहुत डिफरेंट सेक्टर, एक बम्बू का ही बोला, और भी सेक्टर है जैसे अभी टी गार्डन है ना। हाँ। इसमें क्या होता है, देखिए ये पत्ता केवल हम लोग का काम में लगता है, चाय बनता है इससे, तीन का यहाँ से तोड़ते हैं ना, इसका ही लगता है, इसको ही हम टी बनाते हैं। बाकी ये जो पत्ते हैं ये सब खराब हो जाते हैं जी। तो ड्राई सीजन में क्या होता है, इसको हम लोग तोड़ के फेंक देते हैं। इससे हम क्या करते हैं, कलर बनता है, हेयर कलर बना सकते हैं, फेस वॉश इससे बनता है जी। तो इसका ट्रेनिंग हमारे वहाँ एक सिलचर में एक टी गार्डन है ऑर्गेनिक, वहाँ पे काम चल रहा है, मैं खुद गया था। अच्छा। तो वहाँ मैं कुछ बच्चों को दिया हूँ इस पत्ते को काम लगाने के लिए, बेकार का है, ये एक बढ़िया चीज है। करीमगंज लोकसभा क्षेत्र में सड़कों की स्थिति काफी अच्छी है। हमने सांसद महोदय से इंफ्रास्ट्रक्चर और सड़क क्षेत्र में उनके द्वारा किए जा रहे प्रयास के विषय में भी जाना। कृपानाथ जी, आप चूंकि इसी क्षेत्र से नुमाइंदगी पहले भी करते रहे, फिर लोकसभा में भी आए हैं, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर का काम अच्छा दिख रहा है यहाँ पे, और हमने कई बार लोगों से बात भी की है तो वो भी इस बात की तस्दीक कर रहे हैं। आपने क्या कुछ कदम उठाए हैं? देखिए, मैं एमएलए था तब से यहाँ का रोड का काम कर रहा हूँ, अभी एमपी होने के बाद भी। यहाँ सबसे मेरा अच्छा फैसिलिटी ये है कि हमारा यहाँ का चीफ मिनिस्टर जो हैं हिमंत बिस्वा शर्मा, ये रोड उनका ही काम डिपार्टमेंट अभी उनके पास ही है, PWD। तो हमारे यहाँ रास्ता ख़राब होती है तो मैं एमपी हिसाब से भी जाकर बोलता हूँ तो रास्ता दे देते हैं। तो इसीलिए हमारा डबल फैसिलिटी है कि हम यहाँ से भी करवा लेते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट से भी करवा लेते हैं।
क्योंकि यहाँ मैं पहले से ही था हेमंत बिस्वा शर्मा के साथ। आज चीफ मिनिस्टर है, PWD उनका ही कंट्रोल में है। तो देखिए ये रास्ता भी कितना बढ़िया से बना है और आगे देखेंगे और अच्छा रास्ता है। तो यही रास्ता एकदम सन बिल है। एक मैं जो बिल का बात बता रहा था ना, यही है सन बिल। इसी में हम प्रोजेक्ट बनाना चाहते हैं। तो इसका रास्ता पहले नहीं था, ये रास्ता ही नहीं था। यहाँ से आदमी बोट से जाते थे। अच्छा, यहाँ से बोट से जाना पड़ता? बोट से जाना, ये रास्ता ही नहीं था। तो जब मैं विधायक बना तब मैं ये रास्ता बनाया। तो इसके बाद अभी बढ़िया रास्ता हो गया। तो जैसे हम देख रहे हैं स्टेट हाईवे या अंदर की सड़कें अच्छी बनी हैं, तो क्या नेशनल हाईवे और राजमार्ग ये अच्छे बने, इसके लिए भी प्रयास किया आपने? राजमार्ग जो हमारा करीमगंज से त्रिपुरा जा रही है वो पूरा खराब था जब मैं MP बना पहले। इसके बाद मैं पार्लियामेंट में बोला, गडकरी जी से बोला तो सैंक्शन करवा दिए, काम हो गया। और एक हैलाकंडी में अब जाएंगे तो वहाँ का भी एक नेशनल हाईवे है, वो कटली छोड़ा जाती है, मतलब मिजोरम, उसका भी हालत बहुत खराब था। अभी वो सैंक्शन होकर टेंडर हो गया है। भारत की प्राकृतिक सुंदरता देश विदेश के पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करती है। यहाँ के पहाड़, हरियाली, नदियाँ, झरने और झील किसी विदेशी डेस्टिनेशन से कम नहीं लगती। असम के करीमगंज में सोनबील नाम की एक खूबसूरत झील मौजूद है। इसे वेटलैंड भी कहते हैं। करीमगंज स्थित इस झील में पर्यटन के लिहाज से काफी संभावनाएं हैं, जिससे यहाँ स्थानीय युवाओं को रोजगार भी मिल सकता है। कृपानाथ जी, क्या आपने प्रयास किए हैं कि ये इतनी खूबसूरत झील और इतनी बड़ी झील आपके पास है, इसको पर्यटन के मानचित्र में भारत के लाया जाए और यहाँ स्वरोजगार की संभावनाएं भी खुले? जी देखिए, ये सोनबील करीमगंज हमारे ज़िला के, मेरा लोकसभा के अंदर है और ये सबसे बड़ी झील है और माना जाता है एशिया का सेकंड लार्जेस्ट है। यहाँ क्या है कि रोज़ यहाँ के आसपास जो चारों तरफ आदमी है, सभी ये दलित समाज के आदमी रहते हैं, मछुआरे। और उनका रोजी रोटी यहीं पे चलता है। तो कम से कम माना जाता है कि 30 से 40 लाख रुपए का डेली यहाँ का मछली का सेल है। ये पूरा सराउंडिंग लेक उस पर पूरा देख रहे हैं। वहाँ पे अब बदरपुर का समष्टि मिल जाएगा, इस साइड में साउथ करीम में समष्टि है, इधर राताबारी है। 3 समष्टि के बीच में ये झील है और रोज़ कम से कम वो बताया 30-40 लाख का मछली का सेल होता है यहाँ पे, ऐसे ही नेचुरली। इसमें कोई मछली छोड़ते भी नहीं है, कोई खाना नहीं देता, कुछ नहीं, एकदम नेचुरली। और यहाँ का मछली आप खाएंगे तो अलग ही टेस्ट मिलेगा, क्योंकि इसमें कोई आर्टिफिशियल कुछ नहीं है, एकदम नेचुरल। तो ये सबसे बड़ी है कि इसमें रोजगार इतना अभी मिल रहा है, कुछ नहीं किया गया है। इसके ऊपर हम सोच रहे हैं इसको एक बड़ा टूरिस्ट प्लेस बनाने के लिए, जिसके लिए मैं पार्लियामेंट में क्वेश्चन भी किया था, लेटर भी दिया था। तो वहाँ से बोले कि एक असम गवर्नमेंट से प्रपोजल देने के लिए ये टूरिस्ट स्पॉट यदि बन जाता है। आप देख ही रहे कितना बड़ा क्षेत्र है। आप एक जगह पर आप स्पॉट का कोई भी पॉइंट लगा दीजिए, वहाँ कम से कम तो 500 लड़के हुआ एंगेज कर सकते हैं हम एक स्पॉट में। कम से कम या 20 से 30 स्पॉट बन सकता है। तो बहुत लड़कों को हम लोग यहाँ काम में लगा सकते हैं, रोजगार में। आपने टूरिज्म मिनिस्ट्री और कल्चरल मिनिस्ट्री का ध्यान आकर्षण किया है इस और कि इतनी खूबसूरत जगह आपके क्षेत्र में मौजूद है? आकर्षण करवाया हूँ, हमारे चीफ मिनिस्टर को यहाँ लाया भी था, उनको दिखाया हो। हेलीकॉप्टर से एक बार पूरा ऊपर से चक्कर मारे हेलीकॉप्टर से और पूरा देखे, बोले बढ़िया है, इसमें हम लोग कुछ करेंगे। तो मैं बोला कि उनको जो मैं एक प्रपोजल दिया हूँ आपको, इसको आप खाली दिल्ली भेजिए। बाकी दिल्ली हमारा जो मिनिस्टर है रेड्डी जी, उनसे बात हो गया है, वो बोले कि तुम ये ले क्या तो आओ। तो हमको लगता है बहुत जल्द ये हो जाएगा, यहाँ से जाएगी और दिल्ली से सैंक्शन होकर आएगी। तो आप देखेंगे 2 साल बाद आकर 3 साल बाद देखिए ये लगा कितना डेवलप्ड हो जाएगा। एक्चुअली बहुत गरीब है ये सब, जितना आदमी देख रहे हैं ना, सब गरीब है। क्यों एक ही डिपेंड न करते हैं मछली पे, मछली मारते हैं बेचते हैं, ये सारे जितना दिख रहे हैं। तो ये सब डेवलप हो जाएगी जब टूरिज्म आएगी। तो हम लोग ऐसा किया कि इको टूरिस्ट बनाना चाहते हैं, इको टूरिस्ट स्पॉट। मतलब हम लोग तो बनाएंगे गवर्नमेंट कोर्स है, गेस्ट हाउस है, हम लोग पब्लिक को अवेयरनेस देंगे, हम लोग कुछ पैसा भी देंगे, वो अपने घर पे बनाएंगे बम्बू का घर। ऐसे जैसे बाहर का आदमी आएंगे तो यहाँ बम्बू का घर पसंद करेंगे। अब कोलकाता का आदमी तो बिल्डिंग में रहते हैं, यहाँ उनको बिल्डिंग नहीं चाहिए, नेचुरल घर चाहिए। तो हम इन लोग को अवेयरनेस दे रहे हैं नेचुरल घर बनाने के लिए, बम्बू का घर। करीमगंज में पर्यटन के लिहाज से काफी संभावनाएं हैं, लेकिन इसके लिए पूरे देश के साथ इसकी कनेक्टिविटी बहुत जरूरी है। मैं इस समय मौजूद हूं करीमगंज रेलवे स्टेशन पर।
ये रेलवे स्टेशन करीमगंज शहर और उसके आसपास के लोगों के लिए आवागमन का मुख्य रेलवे स्टेशन है। लेकिन यहाँ लोगों की शिकायत ये है कि यहाँ पर मुख्य ट्रेनों की स्टॉपेज नहीं है और उनकी मांग है कि यहाँ पर ट्रेनों की स्टॉपेज होनी चाहिए, क्योंकि त्रिपुरा जाने के लिए या इस तरफ सिलचर गुवाहाटी जाने के लिए उनके लिए ये स्टेशन प्रमुख है। यहाँ के स्थानीय सांसद कृपानाथ मल्ला ने कई बार यहाँ पर ट्रेनों की स्टॉपेज का मामला संसद में उठाया है। एक रेल हमारा चल रहा था सिलचर करीमगंज दुर्लभछड़ा 55687 और एक 55688। ये दुर्लभछड़ा से करीमगंज होते हुए सिलचर जाते थे पहले रोज। अभी कोरोना की वजह से बंद पड़ा है, तो माननीय मंत्री को मैं अनुरोध करूंगा उसको जल्द से जल्द चलाया जाए। स्थानीय कुछ जो यात्री थे उनका एक मांग था कि सांसद जी को कहिए कि हमारे करीमगंज स्टेशन पर बड़ी ट्रेनों का स्टॉपेज करवा दें ताकि हमें अपने ही शहर से ट्रेन पकड़ने की सुविधा हो जाए। तो क्या उस और भी आप कदम उठा रहे हैं? उसका मैं दिया भी हूँ, लेकिन करीमगंज में थोड़ा टेक्निकल उन लोगों का प्रॉब्लम भी है। जो सुपर फास्ट है वो बहुत नज़दीक स्टेशन पर रोकते नहीं है, तो हम लोग कोशिश करेंगे करीमगंज एटलीस्ट रोकने के लिए। तो हम बोले हैं रोकने के लिए। और एक बारेग्राम एक जगह है, वहाँ पे भी एक स्टॉपेज के लिए बोले हैं। तो यहाँ से उस पार ही है बारेग्राम, रेल लाइन उस पार से है। बारेग्राम है, फकुआ ग्राम है, वो रेल स्टेशन है, यही फकुआ है। तो वहाँ से रेल स्टेशन तो कोई भी उतरेगा तो यहाँ फिर सनबिल उसको मिल जाएगा। इसीलिए रेल का भी कनेक्टिविटी है यहाँ पे। सांसद कृपानाथ मल्लाह लोकसभा में प्रश्नकाल, शून्यकाल और नियम 377 के तहत अपने क्षेत्र के मुद्दों को उठाते रहे हैं। सांसद कृपानाथ मल्लाह कहते हैं कि पहली बार के सांसद होने के कारण सदन में बोलने के लिए लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला काफी प्रोत्साहित करते हैं। श्री कृपानाथ मल्ला। मैं असम से आता हूं और करीमगंज मेरा संसदीय क्षेत्र है। मेरा 2 जिला है, हैलाकंदी और करीमगंज। तो हैलाकंदी में बहुत सारे रास्ते हैं जो पीएमजी से आज तक नहीं जुड़ा है। मेरा क्वेश्चन था दुर्लभछड़ा जो करीमगंज का लास्ट स्टेशन है, वहाँ से मिजोरम तक एक्सटेंशन का। ये इतना इम्पोर्टेंट रास्ता है सर, नेशनल हाईवे, जो मेरे करीमगंज, हैलाकंदी और सिलचर को कनेक्ट करती है। किस तरह के संसदीय अनुभव हैं आपके? देखिए, मेरा अनुभव मैं बताया, मैं विधानसभा में 3 बार था, डिप्टी स्पीकर भी था। इसीलिए यहाँ का जो सिस्टम है वही सिस्टम वहाँ पे भी है, तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। जितना भी डिवाइस है, अब 0 शून्यकाल बोल लीजिए, 370 है, जहाँ भी जिसमें भी हमको चांस मिल जाता है वहाँ मैं अपने क्षेत्र का बात उठा देता हूँ। या शून्यकाल, प्रश्नकाल बोलिए, प्रश्नकाल में बहुत सबसे ज़्यादा असम में मेरा यह क्वेश्चन है, आप देख लीजिएगा पार्लियामेंट में। तो लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला का सहयोग रहता है जब भी पूरा शून्यकाल या उसके लिए? पूरा सहयोग रहता है, वो पूरा चांस देते हैं। क्योंकि मैं फर्स्ट टाइम हूँ, इसीलिए वो बोले हैं कि फर्स्ट टाइमर जो है, एक्चुअली फर्स्ट टाइमर जितना एमपी से उनको बहुत ज़्यादा चांस देते हैं। और खुद मैं उनके रूम में जाता हूँ, बीच बीच में बोलते हैं कृपा जी तो अब तुम पहले आप आए हैं, वैसे विधानसभा में थे अलग बात है, पार्लियामेंट में आप जब भी बोलेंगे मैं चांस दूंगा, और देते हैं हमको। मैं बहुत बोलता हूँ, बहुत बोलने का चांस मिलता है, उनको बहुत धन्यवाद देता हूँ। आप संसदीय समिति का भी हिस्सा है और रसायन उर्वरक जैसी महत्वपूर्ण संसदीय समिति का हिस्सा है। हाँ। तो संसदीय समिति कितना महत्वपूर्ण है? क्योंकि बाहर से देखने वाले को ऐसा लगता है कि संसद के सत्र वही 90-80 दिन चलता है और सांसद का इतना ही काम है, लेकिन संसदीय समिति के तहत आप लोग 365 दिन काम करते हैं। चाहे बजटीय प्रक्रियाओं की जांच पड़ताल करनी हो या विभिन्न विधेयकों को की पड़ताल करना हो, कई बार आप विषय चुनते हैं, उसके लिए आप लोग पूरे देश में जो है वो स्टडी टूर भी करते हैं। हाँ। तो किस तरह का अनुभव है संसदीय समिति का आपका? देखिए, संसदीय समिति एक छोटा पार्लियामेंट है, मेरे हिसाब से एक छोटा पार्लियामेंट है। और पार्लियामेंट में जो भी आता है हमारे डिपार्टमेंट का स्टैंडिंग कमेटी में भेजते हैं और हम उस पर चर्चा करते हैं। अब देखते हैं सरकार ये कर रही है, यहाँ पे थोड़ा ठीक नहीं है, इसको ठीक क्या हम लोग सजेशन देते हैं। तो हम लोग कुछ देख के अच्छा सजेशन देते हैं कि ऐसे नहीं, ऐसे करने से अच्छा होगा। तो बिल में वो हमारे संसदीय का जो ये कमेटी है, इसका जो हम लोग रिपोर्ट देते हैं उनको मानते हैं, मान के फिर बिल को दोबारा पेश करते हैं। तो ये हम लोग देखें एक अच्छा प्रभाव है इसका, और इसमें आलोचना करने से हम छोटा कमेटी में तो अच्छा आलोचना होता है। तो क्या इस संसदीय समितियों की जो बैठक होती है, क्योंकि उसमें आप हर समिति में हम देखते हैं हर दल के कोई ना कोई नुमाइंदे सांसद होते ही होते हैं, आपने सही कहा, मिनी पार्लियामेंट की तरह। हाँ। तो क्या वहाँ पे मत भिन्नता होती है या वहाँ पे एक आम राय से आप लोग जनता के लिए पड़ताल करते हैं? तो देखिए, मत भिन्नता रहेगी,
अब वहाँ अलग अलग पार्टी के आदमी, अलग अलग पार्टी का अलग अलग व्यू होता है एक सब्जेक्ट पे। तो हम लोग जब अपने में चर्चा करते हैं तो चर्चा करने के लास्ट जो निष्कर्ष निकलता है कि नहीं ये सबको मिला के जुला के ये ठीक है, तो अनएनिमसली पास हो जाता है। असम का करीमगंज लोकसभा क्षेत्र पूर्वोत्तर भारत का अहम हिस्सा है। सांसद कृपानाथ मल्लाह से हमने जाना कि मोदी सरकार में किस तरह वो क्षेत्र के विकास के लिए ध्यानाकर्षण कर रहे हैं। मोदी जी का रवैया हमारे नॉर्थ ईस्ट के प्रति काफ़ी अच्छा है। अभी हम लोग नॉर्थ ईस्ट के एमपी जो भी जाते हैं और दूसरे पार्टी का भी हैं, हम लोग एक ही साथ उनको लेके भी जाते हैं, क्योंकि डेवलपमेंट के लिए पार्टी हम लोग थोड़ा साइड में कर देते हैं। तो नॉर्थ ईस्ट के डेवलपमेंट के जब भी हम जाते हैं, मोदी जी केवल नहीं, हमारे डोनर मिनिस्टर भी हैं, बाकी कोई भी मिनिस्टर के पास हमारा यहाँ का जो समस्या है, जिस डिपार्टमेंट से लगा हुआ है, उस डिपार्टमेंट के मिनिस्टर से हम जब मिलते हैं, अरे नॉर्थ ईस्ट कहाँ, चलो भाई ये तो होगा। इसलिए नॉर्थ ईस्ट का बहुत अच्छा ये है। आज के डेट में ये सरकार, मोदी सरकार नॉर्थ ईस्ट के लिए बहुत बढ़िया काम कर रही है और जो भी काम हम मांगते हैं देती है। हमारे बराक वैली में भी ये बिजी लाइन तो था ही नहीं, छोटा लाइन था, तो ट्रेन कनेक्टिविटी था ही नहीं। तो अभी देख लीजिए त्रिपुरा, मणिपुर, आज मिजोरम का काम चल रहा है, धूमधाम से काम चल रहा है। 1-2 साल में मिजोरम का ट्रेन का काम कंप्लीट होगा, आइजोल ट्रेन जाएगी। तो कभी कोई सोचा भी नहीं था कि ट्रेन आइजोल में जाएगी या अगरतला चला जाएगा, इतना हिल एरिया है वो। नागालैंड का काम चल रहा है, तो कोई भी स्टेट नहीं बचा। अरुणाचल प्रदेश में आप देखें कितना बड़ा ये टनल बना हुआ है। तो नॉर्थ ईस्ट के लिए मोदी जी जैसे काम कर रहे हैं, असम के साथ साथ बाकी सब स्टेटों का, ये सराहनीय है। आपके सांसद की इस कड़ी में हम करीमगंज लोकसभा क्षेत्र में रहे। हमने इस क्षेत्र का दौरा किया और यहाँ किस तरह के विकासात्मक कार्य चल रहे हैं उसको भी देखा, और साथ में किस तरह की चुनौतियाँ इस क्षेत्र से जुड़ी हुई हैं उसकी भी हमने पड़ताल की। और यहाँ के स्थानीय सांसद कृपानाथ मल्लाह जी से हमने इन तमाम विषयों पर चर्चा भी की, जहाँ उनकी उपलब्धि भी जानी और कहाँ चुनौती है इसको भी जानने की कोशिश की। एक आखिरी सवाल कृपानाथ जी आपसे जानना चाहेंगे, अब चूंकि आपका 3.5 साल का सफ़र सांसद के तौर पर पूरा हो चुका है, आखिरी साल में है, उसके बाद बैटल ग्राउंड में आप लोग उतरने वाले हैं, जनता के दरबार में आप लोग रिपोर्ट कार्ड के साथ जाएंगे, कुछ ऐसी चुनौतियां जिसको लगता है कि अब 1 साल में आप पूरा करने की कोशिश करेंगे? देखिए चुनौतियाँ तो है और मैक्सिमम हो गया। अब मुझे इतना चुनौतियाँ है नहीं। अब जो इलेक्शन 24 में आएगी तो आप लोग आराम से निकल जाएंगे, इतना तो भरोसा हो गया है। आदमी के अंदर इतना भरोसा है कि काम हो रहा है और मोदी सरकार फिर आएंगे और जो बाकी काम है हो जाएगा। मैक्सिमम काम हो गया। आप देखिए रास्ता घाट, यही सब मेनली आदमी का क्या है, रास्ता घाट चाहिए, घर मैं बताया घर बन रहा है, पानी मिल रहा है, इलेक्ट्रिसिटी मिल रहा है, तो आदमी को मैक्सिमम चीज़ मिल गया। तो अब इतना दुखित नहीं है आदमी। अब आराम से हम 24 में जीत पाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए इसी शुभकामना के साथ कि आप दोबारा लोकसभा पहुंचे और आपने हमें समय दिया, हम आपके क्षेत्र में भी घूमे, आपके साथ बातचीत भी की और जाना कि करीमगंज लोकसभा क्षेत्र में किस तरह की उपलब्धि और चुनौती दोनों है। चूँकि आपका काफ़ी महत्वपूर्ण क्षेत्र है, जो एक तरफ अंतर्राष्ट्रीय सीमा बांग्लादेश से जुड़ा हुआ है, बाकी भारत के अन्य राज्यों से भी जुड़ा हुआ है। तो आपने समय दिया और हमें अपने क्षेत्र के विषय में बताया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।